तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंकित सर जेसीसी में। तो उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे निरंतर रूप से। तो पढ़ाई करते भी रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, यानी शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आप में परिवर्तन और दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित, और गणित में जो कक्षा 10 की है डॉक्टर मनोर्य की, उसमें हम 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। एक संख्या पद्धत, दूसरा द्विघात बहुपद, और तीसरा चैप्टर जो था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इतने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने संख्या पद्धत में क्या पढ़ा था, संख्याओं के बारे में कैसे क्या करते थे, और साथ साथ में उसमें संख्या पद्धत में करे थे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, क्या नहीं। इसके बाद में वो सारे जैसे अभाज्य गुणनखंड थे, संख्याओं से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये सारे कंप्लीट किए। इसके बाद में द्विघात बहुपद पढ़ा था। द्विघात बहुपद में हमने शून्य वगैरह गुणनखंड करने सीखे थे। शून्य क्या होते हैं, दो जब शून्य दिए जाएँ, 3 शून्य दिए जाएँ, उनके लिए फार्मूला थे, द्विघात बहुपद कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ें हमने सीखी थी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या किया था, 3 विधियाँ थी, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि, जिसे क्रॉस करते थे गुणा, वो वाली। और उसके साथ साथ में 2 चर दिए जाते थे, 2 समीकरण बनते थे 2 चर वाले, जिनका द्विघात। तो वो कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी ख़त्म के कगार, कंप्लीट होने की कगार पे खड़ी है। ज़्यादा नहीं, 2-3 सवाल और एक ही एक्सरसाइज में बचे हैं, और MCQ वाली पूरी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कराएंगे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। और गणित है, गणित को रटना कभी नहीं है, गणित को गणित के रूप में ही पढ़ना है। अगर आपने ज़रा सी रटने या याद करने की कोशिश की तो नहीं कर सकते हैं। गणित को समझना है, अगर आप समझ गए तो गणित में सब कुछ कर सकते हो, और एक सवाल या एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर उससे कई संबंधित सवाल, कई समस्याएं आप हल कर सकते हैं। तो इसलिए गणित है। और गणित को जो कठिन समझते हैं वो गणित बिल्कुल भी टेंशन ना लें, गणित कठिन है ही नहीं, क्योंकि हम आपको उदाहरणों के माध्यम से बहुत सरल भाषा में समझाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस निरंतर रूप से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा 15वां सवाल देख रहे हैं। 15वां सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। 15वां सवाल है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने पहले कहा है कि ये क्या स्थिति संभव बन सकती है, और है भी तो फिर ज्ञात करनी है। तो इन्होंने कहा कि यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, अगर होगी तो ज्ञात करेंगे, नहीं होगी तो नहीं ज्ञात करेंगे। इन्होंने कहा 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। 2 मित्र हैं, और अगर उनकी दोनों की अगर उम्र जोड़ दी जाए तो कितनी होती है, 20 वर्ष। फिर आगे कहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, वर्षों में फिर कहा कि गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर उन दोनों मित्र हैं, उन दोनों मित्रों की जो आयु है वो योग कितना है, 20 वर्ष। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना उनमें से जो एक मित्र है ना, माना एक मित्र की आयु मान लो x वर्ष है, x वर्ष है। अब आप जानते हो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, वैसे बाई भी मान सकते हैं, लेकिन दूसरे मित्र की अगर यहाँ अगर चाहो तो दूसरे मित्र की आयु अगर आप निकालना चाहो तो कैसे क्या कर सकते हैं कि जब भी दोनों मित्रों की, ऐसे मतलब मानिए जब भी दोनों मित्रों की आयु जोड़ें तो कितनी निकलनी चाहिए, 20। कितनी निकलनी चाहिए, तो इसे हम अगर चाहें दूसरे मित्र की तो 20 - x ही तो होगा। जो भी आयु होगी दोनों की 20 वर्ष होगी। अब 20 वर्ष होगी, अब दूसरे मित्र की मानते हैं कि दोनों की आयु है, तो एक मित्र की जब आयु पता है और दोनों की ये पता है कि 20 वर्ष होती है, तो उसमें से अगर हम घटा देंगे पहले वाले मित्र की, तो वो जो भी निकलेगी वो दूसरे वाले मित्र की तो निकलेगी। समझने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि जैसे ये हमें उस सवाल में कह दिया कि एक मित्र है, 2 मित्र है, अगर दोनों मित्रों का अगर आयु का योग कर दिया जाए कितना होता है, 20 वर्ष। और उसमें से अगर एक मित्र की आयु पता है तो दूसरे मित्र की अगर आयु निकालना चाहो तो क्या करेंगे,
जो पहला व्यक्ति था उसकी आयु घटा देंगे, वही तो किसकी होगी, दूसरे मित्र की। दोनों मित्रों में से कोई न कोई ऐसा सिस्टम होगा, तो इसीलिए दूसरे मित्र की आयु जो मानी है वो कितनी मानी, 20 माइनस x। समझ गए इतनी बात। अब इन्होंने जो बात कही है सवाल में, हम उसके अनुसार काम करेंगे। देखो सवाल में क्या कहा, इन्होंने कहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। और जानते हो कि जब 4 वर्ष गुजरेंगे, या 4 वर्ष पूर्व का, सॉरी 4 वर्ष पूर्व का, 4 वर्ष पूर्व, गेट से बाहर निकल गए, वाह। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हम देखेंगे। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा नहीं, पूर्व का मतलब पहले। तो ये बताओ, अगर अभी इसकी वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु यहाँ पे अगर जोड़ सकते हैं, वर्तमान आयु भी कह सकते हैं, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। तो इसकी आयु अगर हम पूछें कि 4 वर्ष पहले कितनी हो रही होगी, जो मित्र की अभी वर्तमान आयु x है, इसकी 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, नहीं भाई, x माइनस 4। भाई अभी अगर आप 20 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, 16। कैसे, क्योंकि 4 घटेंगे, ऐसे यहाँ सिस्टम है। तो x माइनस 4 हो गया। इसके बाद में जो इनके जो दूसरा मित्र है उसकी आयु वर्तमान कितनी थी, 20 माइनस x। अब 4 वर्ष बाद इसकी कितनी पहले कितनी रही होगी, 4 वर्ष पहले, तो माइनस के 4, यही तो होगी। अब इनका गुणनफल उन्होंने कहा कि कर दें, जो भी 4 वर्ष पहले आयु रही होगी उसका अगर गुणनफल कर दें तो उसका उत्तर कितना आता है, 48। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 4 और इधर इनटू में क्या होगा, 20 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस x बराबर, सॉरी 20 में नहीं 16, 20 में से कितने घटाएंगे, 4, तो 16 माइनस x और बराबर 48। अब इनका आपस में गुणा करें, इस कोष्ठक का इधर गुणा करेंगे, तो जब करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, 16 में करेंगे तो 16x, फिर x का माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा माइनस के। अब माइनस 4 का गुणा 16 में करेंगे तो माइनस ही तो रहेगा, माइनस प्लस में 16 चक्कू 64, फिर 4 का गुणा ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस करेंगे कितना आएगा, 4x और बराबर 48। अब जानते हैं माइनस x स्क्वायर लिख देंगे और इन्हें जब जोड़ेंगे 16x ये और 4x से कितने होंगे, 20x और बराबर कितना, 48। 20x है ये, सॉरी 20x और इधर माइनस के 64 बराबर 48। क्या समझ रहे, समझ गए इतनी बात, अच्छी बात है। अब आप ये देखो कि ये माइनस का है x स्क्वायर, तो थोड़ा झंझटबाजी करेगा तो ऐसा करो, इसे उधर भेज दो, और जब इस चीज़ को पूरे को उधर भेजेंगे 48 के साथ में, तो 48 तो प्लस ही रहेंगे, ये इनके निशान चेंज हो जाएंगे क्योंकि बराबर को उस तरफ करना है 48 के साथ, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस के 20x होंगे या नहीं, और ये प्लस के 64 हो जाएंगे कि नहीं, और ये प्लस के 48 ही रहेंगे और बराबर 0, क्योंकि माइनस के प्लस हो गए। समझ जाए, इतनी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अब क्या करना, 64 और 48 जोड़ देने। 64 48 जब जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, तो देखो x स्क्वायर माइनस के 20x और 8 में 4 जोड़ेंगे 12 रहे होंगे, ठीक है, 8 4 और 4 और 6 10 और 1 112 हो गए बराबर। अब देखो 112 एक ऐसी संख्या है जिसका हम अगर देखें जाए तोड़ के अगर गुणनखंड करें तो फिर 20 और प्लस में नहीं तोड़ सकते हैं अगर जोड़ें या घटाएं, तो इसके लिए हमें एक मूल सूत्र ध्यान रखें लगाएंगे, तो क्या होता, माइनस बी का मान कितना है, माइनस v का मान v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी का 20 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4ac, a का मान कितना है 1 और c का मान 112 बटे 2a, 2 का और a का मान 1 है, ठीक है। इन्हें करें 20 आया माइनस माइनस, और जब इसे करेंगे प्लस माइनस तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, अच्छी बात है।
इनका जब गुणा करेंगे 112 का गुणा 4 में, तो माइनस का 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन। तो भाई साहब अगर आप देखें ये 2 हैं, अगर 400 में से 448 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 प्लस माइनस 400 ये लिखे तो माइनस के 48 ही बचेंगे, और माइनस के 48 बचेंगे 2 आएंगे, ठीक है। और 48 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 चौक 48 होते हैं। और 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे ऐसे लिख सकते हैं 2। और ये ठीक है, तो इसका मतलब 2 ये और 2 ये, तो 4 का वर्ग 16 3 48 होता ना। तो यहाँ से अगर चाहूँ तो 4 निकल आएंगे बाहर, 20 प्लस माइनस 4 बाहर निकल आए, और इधर क्या बचा? 3 माइनस के, वो भी ठीक, बटे 2। यहाँ से 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा? 10 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। और इन्हें जब करोगे कट जाएंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आ रही है, कोई निश्चित वैल्यू आ ही नहीं रही, तो इसलिए ये स्थिति बनाना संभव है ही नहीं। क्या? हाँ, तो साफ साफ अब लिख देना ये अतः ये स्थिति असंभव है, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ये की बात है। तो इसे आप लिख सकते हैं इतना, क्योंकि ये स्थिति बनाना संभव नहीं। क्यों झंझट इतनी कर तो अगला क्या देखते हैं सवाल, और अगला सवाल क्या है? 16वां सवाल है। तो 16वें सवाल में क्या कहा गया? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 84 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक कोई पार्क दिया गया है, उस पार्क का कहा गया है कि परिमाप है और क्षेत्रफल है, तो पूछ दिया कि बनाना संभव है या नहीं है। और बनाना अगर संभव है तो फिर उसकी ज्ञात करो लंबाई और। तो मान लो कि लंबाई चौड़ाई कुछ माननी तो पड़ेगी। 16वां सवाल है तो फिर भाई मानो, अगर आप मानना चाहें तो मानना पड़ेगा, मजबूरी है। 16वां सवाल, 16वें सवाल में माना पार्क, अब पार्क जैसा भी हो, चाहे वर्गाकार हो चाहे आयताकार, हमें नहीं पता। माना पार्क की लंबाई x मीटर मान लें, ठीक है, x मीटर है। अब आप जानते हो चाहे पार्क हो और चाहे पार्क आयताकार हो और चाहे चौड़ाई वर्गाकार हो, ठीक है। तो जैसा भी होगा, मतलब मान लो कि जो भी पार्क होगा, यहाँ वृत्ताकार की कोई बात नहीं, लंबाई चौड़ाई की बात करी तो पार्क आयताकार हो गया या वर्गाकार। मान लो आयताकार ये है, ठीक है, यही तो है। अब आप इतनी बात समझने की थोड़ी ज़रूरत है कि जो भी इसकी परिमाप निकालोगे, ये मतलब भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? परिमाप। इधर भी चारों भुजाएं जोड़ोगे तभी तो परिमाप निकलेगा। परिमाप का मतलब ये तो होता है। अब इसमें से एक लंबाई रही होगी, एक क्या रही होगी? चौड़ाई। ऐसा ही तो रहा होगा, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, यानी फिर इसमें 2 लंबाई होंगी 2 चौड़ाई होगी, ये तो होगा। तो हम वही कर रहे हैं कि 2 लंबाई है 2 चौड़ाई होगी, 2 लंबाई और प्लस में क्या होगी? 2 चौड़ाई। अगर इन्हें जोड़ दोगे आपस में तो इनका क्या निकलेगा? परिमाप। और जो कि परिमाप दिया गया, परिमाप कितना दिया गया? 80 मीटर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे इतनी बात? हम इसे उठा के इधर रख रहे हैं, 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई बराबर परिमाप। परिमाप कितना है? 80 मीटर। यही तो होता है, चाहे वर्गाकार हो चाहे कोई भी कार हो, हमें नहीं पता है, जो भी हो। अब आप जानते हो इसमें 2 क्या है? कॉमन। और जब कॉमन है तो 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई, 2 तो कॉमन हो गए और 80। क्या इतनी बात समझ पाए? अब आप जानते हैं इसमें लंबाई उसने दे दी, कितनी दे दी? अभी माना हमने
यक्स प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब आप चौड़ाई जानते हो 80 है, अब इधर इसे भेजेंगे या यहीं से काट दो, कितना आएगा ये 40 आ गया। समझ पाए इतनी बात? ठीक है, अगर इतनी बात समझ पाए। अगर हम आपसे कह दें ये x प्लस चौड़ाई लिखा x प्लस, हम अगर आपसे कह दें कि बताओ चौड़ाई यहाँ से क्या निकल के आएगी, 40/x आएगी निकल के, समझ रहे हो? या मानना चाहो तो 22 मीटर भी मान सकते हो, उससे थोड़ा सवाल लंबा जाएगा, उससे सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आपने यही देखा था, अगर x स्क्वायर है फिर दूसरे बात में क्या आता था, x आता था, यानी vx, x की तो एक ही चर पद की तो बात करते थे, एक ही चर होता था उसमें। लेकिन अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के तो वहाँ पे y आता। लेकिन द्विघात समीकरण पढ़ने की वजह से यहाँ पर हम y मान नहीं सकते, लेकिन लग सवाल उससे भी जाएगा, उससे सवाल थोड़ा बड़ा कठिन जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएंगे, दो चर। लेकिन हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो जिस सवाल में जैसा पूछा गया और जिसकी बात की वैसे हम कर सकते हैं, और आगे अगर वैसे करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन भाई जो क्राइटेरिया है उसी तो हम कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें चौड़ाई भी पता हो गया और क्या पता हो गया, लंबाई भी। तो इतनी अगर आप बात समझ गए तो अच्छी बात है। अब इन्होंने क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है, कितना 40/x, और बराबर कितनी दे दी, 400 मीटर। चौड़ाई यही तो निकलेगी। अब ये तो सब कट रहा है यहाँ से, वो बात तो ठीक है। अगर आप इतनी बात समझ पाए तो अच्छी बात है। वो 20 तो आ रहा है, हमें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आंसर दे भी रहा, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको, इसे लगाएंगे हम सवाल को। अरे सॉरी भाई साहब, इधर ये देखो कहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। गलती ये कर रहे थे कि अगर आप चौड़ाई निकालोगे तो ये बटे में कैसे आएंगे, x बटे में नहीं आएंगे, बटे में नहीं आएंगे, किधर आएंगे, माइनस में, तो माइनस के x होंगे, ठीक है। अब वही तो तुम बताया तो था नहीं तुमने भाई। अरे भाई साहब ये ठीक है। इधर चौड़ाई अगर आप मान निकालना चाहो तो x इधर प्लस का इधर जाएगा, कायम होगा माइनस में। तो यानी आपकी चौड़ाई जो निकल के है वो 40 माइनस कितनी निकली, x। समझ गए अब बात? क्योंकि हम जानते हैं इनका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ भी होगी अगर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा। और लंबाई गुणे चौड़ाई हमें पता है कि क्षेत्रफल कितना दिया गया इसमें, और लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया। अब x का गुणा x इसमें करेंगे तो 40x होगा, x का माइनस x में करें तो -x² बराबर 400। आप अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि x² इसे कर लें और ये माइनस के 40x हो जाएंगे, और इधर फिर माइनस के ये प्लस के 400 ही बने रहेंगे बराबर। कैसे कि इस x² को माइनस था, इस वजह से माइनस को था तो इधर 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 ले आए इसकी तरफ, कितनी तरफ, इसकी तरफ। तो ये भैया जब आएगा तो ये प्लस में तो रहेगा, और ये माइनस का हो जाएगा जब इधर लाए, और ये 40 तो 400 प्लस के रहेंगे। अब इन्हें 400 को तोड़ना है, इनके गुणनखंड करना है, x² माइनस के 20 और माइनस के 20। अगर आप 20x में, सॉरी 20x यहाँ कर दे रहे, ठीक है, 20x और इधर भी क्या है 20x, 20x में 20x जोड़ोगे माइनस के 40x आएंगे, और माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस होगा, और 20 का गुणा 20 में करें कितना आएगा। तो यही तो हमें द्विघात गुणनखंड में करना होता था कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, वही संख्या 400 आना चाहिए, और जब जोड़ें या घटाएं तो
ये x वाले आने चाहिए। अब कॉमन ले लें तो x माइनस 20 बचेगा। इधर भी हमें माइनस 20 कॉमन लेने होंगे, तो यहाँ x माइनस कितना बचेगा 20, ठीक है, बराबर 0। अब एक कोष्टक, ये दो पदों में एक कोष्टक ये वाला सेम है, तो इसे एक जगह लिख देंगे और जो बचा उसे लिखेंगे x माइनस 20 बराबर। अब आप समझ पा रहे हैं इतनी बात, तो x बराबर कितना होगा 20, इधर भी क्या होगा x बराबर 20 होगा। हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर चाहो तो इधर ये कर सकते थे कि x माइनस 20 बराबर 0 और इधर भी x बराबर x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ 20 निकल के आया, यानी उसकी लंबाई कितनी है 20, और 20 अगर लंबाई है तो चौड़ाई हम लोगों ने यहाँ पे पता करी थी कि ये चौड़ाई है। तो अगर आप चौड़ाई निकालोगे तो चौड़ाई 40 माइनस x थी, और 40 x जगह पे यहाँ लग देंगे तो 20 लिखेंगे तो कितना आएगा चौड़ाई 20 ही तो आएगी। तो चौड़ाई भी कितनी है 20, यानी आप समझ गए कि ये जो पार्क होगा वो कैसा होगा, वर्ग के आकार होगा, क्योंकि इसकी भुजा लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो ये चीज़ें पूछी गई थी, तो लिख दो इतना, फिर क्या, ठीक है, अच्छी बात। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है 17वां, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। संख्याएं ज्ञात करनी है, और वो संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं, पता नहीं है, उनके वर्गों का योग पता है। अगर उन दोनों संख्याओं का अगर वर्ग आप कर देंगे जो क्रमागत हैं, तो उनका योग कितना आता है उस अंतर में 265, आंसर में ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा सवाल है 17वां। तो दो जो क्रमागत संख्याएं नहीं पता है उन्हें सबसे पहले गणित में क्या करेंगे, मानते हैं, यही बात थी, तो फिर मानेंगे, माना दो क्रमागत भाई संख्याएं अगर आप मानो ये x है तो दूसरी संख्या क्या होगी क्रमागत, x प्लस 1। क्रमागत का मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है, ऐसे इन्हें क्या बोलते हैं क्रमागत संख्या, यानी ये एक जुड़ता है ना। तो ये दो क्रमागत संख्याएं हुई। अब उसने ये कहा कि अगर इन दोनों जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका अगर वर्ग कर देना, तो उनका जो वर्ग करते हैं और अगर उन वर्गों का योग करके उन्हें जोड़ दें तो उनका आंसर कितना आता है 265। ये सवाल में कहा इनका उत्तर इतना आता है। अगर इन दोनों संख्याओं का जो संख्या दी इनके वर्ग कर दें, वर्गों का योग कर दें, तो फिर 265 आएगा आंसर, ठीक है। ये सवाल में कहा गया, तो फिर हम वही कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है, ये होता है। तो भैया x स्क्वायर कर देंगे a का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस के 2ab, ठीक है। a का मान x है और b का मान 1 है। अगर आप सही ढंग से अगर समझ पा रहे हो तो सही बात है, इससे ज़्यादा और अच्छी तरीके से क्या समझोगे भाई। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हुए 2x स्क्वायर, एक ये 2 हो गए। और भाई साहब 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2x, और इसमें करोगे तो 2x आएगा, एक का करोगे। पहले हम 2 घात लिखते हैं, फिर 1 घात लिखते हैं, फिर बाद में अचर पद, ऐसे तो हम द्विघात समीकरण लिखते हैं। अब ये प्लस का 1 है, 1 का करोगे। अब जानते हो 265 इधर है, इधर आएगा 265, तो माइनस का होगा ना, उधर प्लस का था। अब बताओ 2x स्क्वायर लिखा, प्लस के 2x लिखा, और इधर क्या लिखा, माइनस के 264। अब चाहो यहाँ से क्या कॉमन नहीं मिल सकते, तो मिल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के x और फिर माइनस के, जब 2 कॉमन ले तो 2 एकन 2 2 3 6, 2 दूनी 4 और बराबर। अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 132 ही बराबर 0 आएगा, क्योंकि 2 इधर जाएंगे, इधर बटे में आएंगे, और फिर भाग दोगे 2 का 0 में तो 0 ही रहेगा। क्या इतनी बात समझ पाए।
अगर इतनी बात आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या करना है समझो कि हमें ऐसा करना है कि जोड़े या घटाए तो एक बचना चाहिए और गुणा करें तो 132 आना चाहिए। 132 को ऐसा हमें डिवाइड करना है, ऐसे तोड़ना है। तो हम अगर आपसे पूछें कि आप 132 को तोड़ के दिखाओ तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि 11 दूनी 22 होते हैं और 11 एकन 11 होते हैं, फिर 22 में 2 जोड़ो, 11 में 2 जोड़ो कितना होगा? क्या ऐसा बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है या नहीं ये बन सकता? इसमें अगर 11 में से ये घटा दो ना, 12 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा? माइनस 132 ही तो आए, गुणा करोगे तो 132 आएगा, और जोड़ो घटाओगे 12 में से 11 तो एक ही बचेगा। या 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 1, समझ रहे हो? तो हम यही करते हैं, क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 12x और माइनस के 11x और फिर माइनस के 132 बराबर। अब आप जानते हैं यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? x, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? माइनस के 11, तो फिर प्लस का क्या बचेगा? 12 अंदर, तो x प्लस 12 एक कोष्टक में और x माइनस 11 एक कोष्टक में बराबर 0। x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे एक बार, x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर इधर माइनस के 12 आएगा, इधर x बराबर काय का आएगा? प्लस का। हम प्लस ही वाली तो वैल्यू मानते हैं और ये वाली वैल्यू नहीं मानते हैं। तो यानी पहली जो संख्या होगी x 11 होगी, फिर दूसरी संख्या जो क्रमागत होगी वो कौन सी होगी? 11 में 1 जोड़ देंगे 12 तो लिख देंगे, था ये संख्या 11 और 12 हैं। यही आपका क्या है आंसर। क्या इतनी बात समझ पाए? अच्छी बात है, नोट करो इसे। अगला सवाल देखो क्या है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर। ये उनके परिमापों का अंतर दिया गया 24 मीटर। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों वर्गों की भुजाएं नहीं पता है अभी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं 18वां सवाल है ना, 2 वर्ग दिए गए। वर्ग तो आप सभी जानते होंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन हम लोग रूट चिल्लाते रहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। जैसे देखो वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप वर्गमूल बोल रहे हो तो वर्गमूल का मतलब होता है, और वर्ग का मतलब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, ये क्या है? इसका एक्स का वर्ग, और एक्स का जब वर्गमूल बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, लेकिन हम लोग रूट सिर्फ कहते हैं, जबकि उसका पूरा नाम क्या होता है? स्क्वायर। और इसे हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, समझ रहे हो? लेकिन रूट कहते हैं हम लोग। और जबकि हाँ वो शॉर्टकट तो होता ही, तो स्क्वायर रूट होता पूरा नाम। तो हम पहले मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x, ठीक। अब आए 1 मिनट आप बात सोचो खुद कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों? समान। उस वर्ग की बात करी, और इसने कहा कि 2 वर्ग हैं। कैसे वर्ग हैं? और इन्होंने कहा अगर 2 वर्गों का अगर परिमाप निकालो और जोड़ दो तो कितना आता है? परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है या वो परिमाप है? अगर इनका क्षेत्रफल अगर आप जोड़ देंगे तो 468 आता है। अगर इनका परिमाप है, दोनों के परिमाप का अंतर का मतलब घटाना, यानी बड़े से छोटे को घटाना, तब कितना आता है? 24 मीटर। यही तो बात कही गई। और ये वर्ग मीटर है, ये स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात कही गई सवाल में, वर्ग हैं वो। अब इन्होंने कहा जो भी वर्ग हैं इसकी भुजा सेम होगी और इसकी भी सेम होगी, दोनों की। तो इन्होंने कहा इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, इस सवाल को कहा गया। और माना पहले वर्ग की भुजा हमने कितनी मान ली? x। अब आप जानते हो अगर हम कह दें एक भुजा ये वाली है और एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली, कितनी भुजाएं हो गई?
4 हो गए, क्योंकि भुजा सेम है इनकी। और तब हम कहते हैं कि बताओ इनका परिमाप कितना होगा, तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो इसका परिमाप क्या होगा वर्ग का? तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब भाई नाप होता है, परिमाप। तो उसका होता है भुजा गुणे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे यानी 4 भुजाएं होती हैं, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 4a, जो हमने a भुजाएं मानी, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि वर्ग का आप क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल परिमाप एक ही बात होती है? नहीं, इसका मतलब ये होता है, परिमाप का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, ये नाप। और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि बीच वाली जो जगह है, यानी उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। जगह कितनी है, तो जगह निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा का गुणा भुजा में ही कर देते हैं। तो भुजा का जब गुणा भुजा में करोगे तो क्या आएगा, भुजा स्क्वायर, या जब इसे a मान ले तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 भुजा या 4a। समझ रहे हो? तो हम इतनी बात समझ गए कि वर्ग की अगर परिमाप अगर ज्ञात करना है कि तो 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो भुजा स्क्वायर। अगर आपसे कहते हैं कि कोई कमरा है या कोई जगह है, उसका हमें जगह निकाल के दिखाओ, और कह दिया जब वर्ग क्या आकार है उसकी, कोई दे दी जाए तुम्हारी कि इतनी भुजा है, तो निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, भुजा का गुणा भुजा में कर देंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आयताकार है तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है। अब आप जानते हो कि इसमें परिमाप भी दिया गया और क्षेत्रफल भी दिया गया, लेकिन 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 2। उन दोनों वर्गों का अगर योग किया था तो उन दोनों वर्गों के योग का कितना है, 400, और अंतर दे दिया गया दोनों वर्गों का 24 है। समस्या यहाँ पे खड़ी है। और फिर ये भी कह दिया कि क्या कह दिया कि इसमें ये दोनों भुजाओं की वो निकालो, परिमाप, भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम आपसे कहें, समझने वाली बात है, जैसे मान लो वर्ग का परिमाप कहा गया। अगर आप पहले वर्ग की बात करें और दूसरे वर्ग की बात करें, तो इन्होंने कहा है, जैसा कहा वैसे, पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, कितना दिया, 24 मीटर। मतलब समझने की, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो 2 वर्ग हैं उन दोनों वर्गों का अंतर का मतलब घटाना, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो अंतर कितना आता है, 24। अब आप देखो, जो पहला वर्ग है, जो पहला वर्ग, उसकी हमने क्या मानी, भुजा। और वर्ग का परिमाप अभी बताया क्या होता है, भुजा, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। और भुजा यहाँ कितनी मानी, x, तो 4 गुणे x हो जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, जो भी होगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर होगा। आप भुजा कुछ भी मान सकते हो, भुजा ही तो होगा, 4 गुणे भुजा बराबर क्या होगा, 24, ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएंगे, और जब 4 कॉमन मिल जाएंगे तो x प्लस क्या आएगा, भुजा को हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी भुजा को अगर मानना चाहें तो क्या मान सकते हैं, दूसरे वर्ग, ये मान लें, इतने ही रखते हैं, भुजा ही रखते हैं, ठीक है, भुजा ही रखेंगे। और आप जब जानते हो कि तो यहाँ 24 हुआ, अब अगर काटोगे 4 से तो कितना आएगा, 4 छंग कितना आ गया, 6, x प्लस भुजा बराबर 6। हम आप कह दें कि इसकी भुजा बताओ दूसरे वर्ग की, तो 6 माइनस x होगा। ये किसकी भुजा है, दूसरे वर्ग की भुजा। क्या इतनी बात समझ पाए? मानने को हम a भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात। और द्विघात समीकरण में हम किसी भी तरीके से हम x या दूसरे 2 चर नहीं ला सकते हैं, एक ही तो चर। हम जितना भी द्विघात समीकरण जब पढ़े थे समीकरण वाले, तो उसमें सिर्फ एक ही चर तो था। अगर y था तो पूरे समीकरण में y था, u था तो u ही था।
एक्स था तो पूरे एक्स था, इसलिए हम नहीं कर सकते। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वैसे नहीं करेंगे जान के भी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उस चैप्टर का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। समझ रहे, लगाने के लिए बहुत लोग ऐसा लगवा देते हैं, होता भी है। अब आप इतनी अगर बात समझ पाए तो अच्छी बात है। अब हम अगर आपसे कह दें कि इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, तो आप जानते हो वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों के क्षेत्रफल का योगित कहा गया है सवाल में कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप पता है क्या होगा, इतना हटा देंगे, इतना जब हटा रहे तो बताओ पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। तो भुजा स्क्वायर का मतलब पहला वर्ग हमने माना एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरे की भुजा, दूसरे जो वर्ग है उसकी क्या भुजा है, उस दूसरे वर्ग की जो भुजा क्या है 6 - x है, तो यानी इसी का तो वर्ग करेंगे। भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा है तो इसका स्क्वायर करते हैं, 6 - x का स्क्वायर। अब इनके वर्गों को योग कर दो तो कितना आता है, 468 मीटर स्क्वायर, या कर सकते हैं वर्ग मीटर भी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इतनी बात समझ पा रहे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी भी समझना बड़ी बात है। एक्स स्क्वायर बराबर प्लस इनका होल स्क्वायर करना है, 6 - x का होल स्क्वायर। अगर आपको पता होगा क्या, a - b का होल स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस के 2a और b बराबर कितना है 468। अब ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर। अब आप जानते हैं 2 छंग 12 और ये एक साथ में देख कर दिया, और 6 का वर्ग कितना होता 36 होता है। अब 468 उधर है, इधर लाएंगे माइनस के होंगे, तो भाई साहब घटाएंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 12x। अब 468 में 36 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना है 400। अब आपको 432, या अगर इसे चाहो 2 कॉमन यहाँ से मिल सकते हैं। जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, 2 दूनी 2 एकन 2 छंग बराबर 0। और आप जानते हो अब क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 200, क्योंकि ये 2 बटे में जाएंगे, इधर 0 हो तो चला जाएगा, ठीक है। अब 216 को ऐसा तोड़ना है, जब जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 6x बचना चाहिए, ऐसा आपको करना है। तो 216 को करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं 216 कैसे करते हैं। अगर आप काटोगे तो 2 एकन 2 और भाग खवाओगे बिंदी 2 अट्ठे, फिर 2 से काटोगे 2 पंचे 2 चाकू, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 2 सत्ते, तो सत्ते 14, 24 कौन कह रहा, 3 से काटोगे 3 नियम, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ और 8 तियाँ 24, 3 त्रिका 3 एकन। तो हम अगर करें 3 त्रिका 9 9 तियाँ 27, कितना 6 आना चाहिए। चलो अच्छी बात है, 2 दूनी 4 4 तियों 12, 3 त्रिका 9 दूनी 18 में अगर 12 घटा रहे कितने बचेंगे 6। तो ऐसा कर सकते हैं, इन्हीं के गुणनखंडों से आया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस के 12 बराबर 12x माइनस 216 और बराबर 0। अब कामन लेंगे, x मिलेगा, x माइनस 18 आएगा, इधर प्लस 12 कामन मिल गया, तो फिर क्या आया x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 एक जगह हो जाएंगे और इधर x प्लस 12 एक जगह बराबर। जब इसे करेंगे तो x माइनस 18 बराबर क्या आएगा 0 और x प्लस 12 बराबर क्या आएगा 0। x बराबर 18 आया भाई साहब, x बराबर 1 में इधर क्या आएगा माइनस। तो कौन सी वैल्यू मानेंगे हम प्लस वाली। तो यानी हम जानते हैं कि जो x हमने माना था पहले वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी 18, और दूसरा जो वर्ग होगा दूसरे भुजा यही तो थी, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा यही थी भाई साहब। तो 18 में से कितना घटाएंगे सॉरी 6 में से 6 लिखा ये, और इसमें से कितने घटाएंगे 18, और जब आप 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे
-12 और भुजा कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो इसकी प्लस मान ही लेंगे। कितनी होगी भुजा? 12। क्या देखो इतनी भुजा आ रही है। और 19वां सवाल क्या कह रहा देखें इसको, स्क्रीन वो क्या नाम 19वां सवाल देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो क्या है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक उसको गणित में 2 अंक अधिक और शेफाली और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ये कहा गया है शेफाली नाम की एक लड़की है और शेफाली जो है गणित और अंग्रेजी में उसे कुछ नंबर मिले। अगर अंग्रेजी और गणित के नंबर जोड़ दिए जाएं दोनों को मिला के तो 30 अंक उसे प्राप्त हुए अंग्रेजी और गणित विषय में मिला के। फिर उस सवाल में ये कहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो अंक पता नहीं इन्होंने पूछ दिए हैं, लेकिन कुछ कहा है तो फिर हम लोग देखते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए 19वां सवाल है और 19वें सवाल में ये कहा गया है माना शेफाली है ना, शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए? x अंक। ठीक है। और अगर देखा जाए मैथ और इंग्लिश की बात, अगर दोनों की अगर बात की जाए, ये सवाल में कहा गया है कि ये कितने अंक प्राप्त हुए? 30 अंक। यानी मैथ और इंग्लिश यानी गणित और अंग्रेजी में 30 अंक प्राप्त हुए। अब आप जानते हो कि अगर इसमें से मैथ में x प्राप्त हुए तो इंग्लिश में उसे कितने प्राप्त हुए होंगे अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में उसे प्राप्त हुए होंगे 30 - x, क्योंकि x इधर है ना, उधर जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि अंग्रेजी में उसे शेफाली को कितने नंबर मिले? अंग्रेजी में अंक कितने प्राप्त हुए? 30 - x, इतने अंक प्राप्त हुए शेफाली को। अब इन्होंने एक सवाल में एक नई बात कही। उसने ये कहा है कि अगर शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो ये बताओ गणित में अभी इसे कितने मिल रहे? x अंक। तो शेफाली को जब 2 अधिक अंक गणित में मिलते और अंग्रेजी में उसे जितने प्राप्त थे, यानी इतने तो प्राप्त थे अंग्रेजी में 30 - x, और अगर इससे 3 नंबर उसे और कम मिलते हैं तो इन दोनों का गुणनफल 210 हो जाता है। समझ रहे हो? जो बात सवाल में प्रश्न में कही गई वही चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं, जो बात बताई। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इनका आपस में गुणा करना है। या नहीं मान रहे तो देखो क्या करना है, x + 2, तो 30 में से अगर 3 घटाओ कितना आएगा? 27 - के x और बराबर 210। अब इनका आपस में गुणा करो, x का इसमें करोगे कितना आएगा? 27x, और x का x में करोगे x² आएगा। 2 का 27 में करेंगे तो प्लस का है 2 × 7 = 14 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 54 हुए। बराबर कितना हुआ? और इधर 2 का गुणा माइनस इसमें किया तो माइनस के कितने हुए? 2x बराबर 210। ठीक है। अब आप देखो ये x² वाला पहले लिखेंगे, माइनस के x² और फिर माइनस के 2x और माइनस के 27x प्लस के 27x में 27x में से अगर आप घटाएंगे माइनस के 2x तो कितना बचेगा? प्लस के 25x घटा दिए। अब जो बचा उसे लिखो, तो ये 54 लिखा। अब 210 उधर आए तो उधर लागू किधर होंगे? माइनस के होंगे 210 बराबर 0। अब इन्हें करो, माइनस के x² और प्लस के 25x घटा दो। 210 में से हम घटाएंगे 54, तो 210 में से 54 घटाएंगे कितने बचेंगे? 10 में से 4 घटाए 6 बचे, और यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेंगे। यहाँ कितना बचा? यहाँ 156 आएंगे।
तो यहाँ माइनस के 156 ही तो बचेंगे बराबर 0। अब इन्हें करना है हमें, तो आप थोड़ी देर के लिए ये देखो, अगर करना चाहो तो ये माइनस का अगर एक्स स्क्वायर को हटाना चाहो तो हट सकता है, और जब हट सकता है तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ मत ऐसा समझो कि इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा 25 माइनस के x और इधर प्लस का 156 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, 156 को ऐसा तोड़ेंगे, जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए 25। तो देखते हैं अगर आता है तो आता, नहीं तो फिर वैसे करेंगे मूल सूत्र द्वारा। तो 156 का 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 3 से काटने 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 4 तियों तो 12 और 13 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर आप इधर देख कर रहे हैं, ठीक है। आगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और माइनस के 12x और माइनस के 156, सॉरी प्लस का है। अब यहाँ से कामन लो x जब कामन लोगे तो x माइनस 13 बचेगा, इधर माइनस लिखा, माइनस 12 कामन लेंगे तो x माइनस कितना आएगा 13 बराबर 0। x माइनस 13 और ये इधर क्या लिखा है x माइनस 13 है, तो माइनस के जब 12 हाँ x माइनस 12 तो बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे x बराबर माइनस के 12 बराबर 0। अब जब करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 13, इधर भी x बराबर कितना आया 12। तो इसमें से अगर हम 13 मान रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते हो कि मैथ और इंग्लिश मिला के कितने नंबर आए थे 30, और इसमें से गणित के प्राप्त हुए उसे कितने 13 नंबर। तो इंग्लिश में कितने प्राप्त हुए होंगे 13 में से, अगर आप 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेंगे। तो इंग्लिश में कितने प्राप्त हुए होंगे 17। ये बात वहाँ पे इस पे बनी है, ठीक है। तो ये सवाल आपका बन के तैयार हो गया, इसे नोट कर सकते हैं। तो 20वें सवाल में ये कहा गया है कि एक समकोण, 2 सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो 20वें सवाल में 2 सवाल में पहला सवाल जो दिया गया है इसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा, ये सवाल शायद हम पीछे लगवा चुके हैं क्या, ये सवाल शायद पीछे लगा था एक बार, नहीं लगा, नहीं लगा, 1 मिनट रुको भी देख रहे, नहीं लगा अभी। तो सवाल को हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, किसकी, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। हमें ऐसा लगता है ये सवाल लग चुका है। नहीं, त्रिभुज वाली बात ही नहीं, ये सवाल कहीं पर भी लगाया हो, सवाल लगाया गया है। तुम्हारे में है ये, तुम्हारे में है सवाल जो वाला है। चलो नहीं है तब भी देख रहे हैं, ठीक है। 20वां सवाल का फर्स्ट सवाल है। तो इसमें कहा गया 20वां सवाल का फर्स्ट सवाल, इसमें 2 पूछे गए हैं और 20वां सवाल का हम सवाल फर्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज तो सब लोग जानते हो, हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लासों में। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता हो।
तो ये जो तिरछी भुजा होती है यहाँ पे ए मान लो, और ये बी है और ये सी है, ये तिरछी भुजा है, इसे बोलेंगे क्या? कर्ण। और कर्ण की इन्होंने भुजा दी है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये भुजा जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। इसके बाद में इन्होंने कहा जो ऊंचाई है ना समकोण त्रिभुज की, जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार यही तो बनेगा। जब ये आधार थीटा अगर हम यहाँ मान लें तो ये आधार हो जाएगा। तो इस आधार को अभी पता नहीं, इसे मान लेंगे कि ये x मीटर है, और जो भी इस होगा आधार मतलब x मीटर अगर मान ले तो इससे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या होगी? कम। आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी ऊंचाई। तो इसका मतलब है x में से कितने घटाएंगे? 7, तभी तो होंगे कम। तो ये इतना इन्होंने कहा है सवाल में। फिर इन्होंने कहा जो अन्य दो भुजाएं बची हैं, यानी ये भुजाएं पता ही नहीं हमें कितनी है, अभी मानना है हमें x, तो हमने मान लिया, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार मान लो, कितना मान लें? x मीटर, ठीक है। और जब आधार x मीटर माना तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होगी, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। समकोण इसे, ठीक, चलो इसे लिख लें, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कम है किससे? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इनकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। देखो अन्य दो भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे? अन्य दो भुजाएं ज्ञात करेंगे हमने, जब भी हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि जो तिरछी भुजा होती है, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है उस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग, और जो अन्य दो भुजाएं बची हैं उन अन्य दोनों भुजाओं का वर्गों का योग होता है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, यानी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और जब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे तब इस सवाल को हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x का मान निकलेगा, x का जब मान निकलेगा तो हमें वही पता चल जाएगा, आधार जब पता चल जाएगा तो फिर हमें ऊंचाई भी पता चल जाएगी, क्योंकि आधार से ऊंचाई कितनी कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो यही चीज़ें हमें देखना है। तो क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अभी हमने बताया, अभी फिर देखते। पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यहाँ पे है जो तिरछी भुजा है कर्ण का वर्ग, और कर्ण क्या है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब जानते हो यहाँ AC जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 13। यही पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर AB कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे जब इतनी दी गई, प्लस BC कितनी दी गई? x। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और जब आप इतना समझ पा रहे हैं तो 13 का वर्ग मतलब कितना होता है? 169, ठीक है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो वही यहाँ पे फार्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग माइनस के 2a और b प्लस x स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पाए? समझ पाए तो अच्छी बात है। 169 बराबर ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर ये और एक x स्क्वायर ये, तो हो गए, ठीक है। अब ये हम आपस में गुणा करेंगे, 2 का तो 2x होगा, फिर 2x का गुणा 7 में करें तो 14 होंगे, माइनस के 14x। फिर ये 7 का वर्ग का मतलब 49। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके आगे क्या करना है? ये जो 169 है ना, इनको हम लाएंगे इस तरफ, और जब इस तरफ लाएंगे ये प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे इस तरफ। तो हम वही कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 माइनस के 169। अब घटाएंगे 169 में से
49 घटाएंगे तो 2x² माइनस के 14x। तो जब घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचा, ठीक है। 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे ना, और 1 तो वैसे ही रख देंगे तो कितना आया 120। अब आप जानते हो इस पूरे समीकरण में 2 कॉमन मिल रहे हैं, और अब अगर आप 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस के 14x और माइनस के कितना आएगा, सॉरी x जब n कॉमन ले रहे हैं 2 तो 7 ही तो बचेगा, 7x यहाँ 60 सिर्फ बराबर 0। अब ये वाला जो है 2 ये बटे में चला जाएगा 0 में, और 0 में जब जाएगा तो 2 का भाग हम 0 में लेंगे पूरा 0 ही हो जाएगा। तो अगली बार जो स्टेप आपकी निकल के आई वो क्या आई, x² माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब इन्हें हम तोड़ेंगे, तो हम ऐसा तोड़ेंगे कि जब जोड़ें या घटाएं तो 7 आना चाहिए माइनस के, और गुणा करें तो माइनस के 60 आना चाहिए। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, x² माइनस के 12x और प्लस के 5x। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि अगर 12x में से अगर माइनस के 12x में से अगर प्लस के 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा, और 7 ही बचना चाहिए, यानी 7 को ही हमने तोड़ के इस रूप में लिख दिया, माइनस के ये 60 बराबर 0। अब आप करेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 4 पद बन गए, इन 2 पदों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12। फिर ये वाला हम कॉमन यहाँ से लेंगे तो प्लस के 5 कॉमन मिलेंगे तो x माइनस 12 ही तो बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब इन 2 पद बन गए, एक पद ये वाला पूरा और एक पद ये वाला, तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस 12। फिर ये इधर क्या बचा x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार करेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया 12, और इधर x बराबर कितना आया माइनस के 5। तो आप जानते हैं प्लस वाली वैल्यू हम मान लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू नहीं मानते हैं। तो जो हमने मानी है आधार कितना x था, तो इसका मतलब जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई थी वो क्या थी, आधार से 7 मीटर कम थी, तो x माइनस 7। तो हम इसमें जब करेंगे x 12 में से 5 घटाएंगे, x का मान आया तो कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा, 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 घटाएंगे कितने बचेंगे 5। तो 5 सेंटीमीटर इसका आधार है समकोण त्रिभुज का, और 12 सेंटीमीटर क्या है इसका आधार, और ऊंचाई है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये आपका आंसर था। आंसर जब था तो ये नोट कर लेना, अतः करके लिख देना। अतः समकोण त्रिभुज की का आधार है कितना 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है जो वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात आप समझ पाए? ठीक है, समझ पाए तो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल देखो 20वां का। 20वें सवाल का दूसरा सवाल ये है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भाई आयताकार खेत का विकर्ण के बारे में कहिए तो हम लोग इस चीज़ को पहले समझते हैं कि क्या क्या सवाल में कहा गया। जैसे ये आयताकार है और आयताकार खेत इस तरीके का होगा, ठीक है। इसमें अब आप ये बताओ बड़ी भुजा कौन सी, छोटी भुजा कौन सी है? बड़ी भुजा यही तो हुई, छोटी भी भुजा ये है। और मान लो ये ABCD ये क्या है, इनकी भुजाएं हैं, नाम दे दिया हमने। तो इसी सवाल में ये कहा है कि जो आयताकार खेत है उस विकर्ण खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो की बात कही उसने छोटी को कहा है, छोटी को देख कर कि छोटी अगर है भुजा जितनी भी होगी वो 60 मीटर अधिक होगी छोटी मीटर से विकर्ण इसका। बड़ी भुजा होगी वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा होगा। तो जब ये चीज़ें सारी छोटी पे ही दे दी हैं, छोटी भुजा पे, तो हमें इस चीज़ को ध्यान करना है कि हम सबसे पहले छोटी भुजा तो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं ये इतनी है।
तो छोटी भुजा जब हमें नहीं पता है 20वें सवाल से दूसरे सवाल का, 20वें सवाल का दूसरा सवाल, तो हम मानेंगे, माना आयताकार जो खेत है, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। कितनी मीटर है? x मीटर। क्या इतनी बात समझ पाए? और जब ये x मीटर है तो इसका जो विकर्ण है, विकर्ण यही होता है जी, कोने से कोने तक का, ठीक है। ये जो है विकर्ण वो 60 मीटर ज़्यादा है छोटी भुजा से, यानी x + 60 मीटर हो जाएगा ये, समझ रहे हो? क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है। और इसने बड़ी भुजा की बात की, बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है, तो x + 30 मीटर हो गया। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक, अच्छी बात। अगर इतनी बात समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इन्होंने ये बात कही है कि इनकी जो भुजाएं हैं, खेतों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब अच्छा ये बताओ, खेतों की जब भुजाएं दोनों ज्ञात करनी है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात वही एक बात ध्यान रखो, जो अभी सवाल हमने लगाया था इससे जस्ट पहले, वो सवाल में ये त्रिभुज बन रहा था, क्या बन रहा था? ये समकोण त्रिभुज है नहीं, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज, और जैसे ही आपने समकोण त्रिभुज की बात की, ये त्रिभुज पूरा बन गया DCV। तो DCV समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख लेते हैं भाई, जो आयताकार है उसका विकर्ण कितना है? आयताकार खेत का विकर्ण या कर्ण, बात एक ही होता है, विकर्ण कितनी है? इसकी लंबाई x + 60 मीटर। इसके बाद जो आयताकार खेत है, खेत की जो लंबाई है, खेत की बड़ी भुजा या बड़ी भुजा कितनी है? x + 30 मीटर। अब आप समझ सकते हो इस चीज़ को अच्छे तरीके से कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताओ? कर्ण का वर्ग, समझ रहे हो, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखो, कर्ण का मतलब है तिरछी भुजा, तो तिरछी भुजा कितनी देगी? x + 60 का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग अगर करेंगे तो यहाँ, क्योंकि पाइथागोरस से यही होती है, आधार का वर्ग, आधार का मतलब x का स्क्वायर, या मतलब मान लो आधार यहाँ पे क्या है? x + 30 का स्क्वायर, फिर x², ये ऊंचाई मान लो या लंब मान लो, ठीक है। अब इन्हें खोलेंगे तो x + 60 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो पता ही होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही वाला सूत्र इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो x² + 60 का वर्ग करेंगे प्लस 2a का मान x और b का मान 60 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, x का इधर भी करेंगे जैसे इधर किया, तो x + 30 का वर्ग करेंगे, x² + 30 का स्क्वायर और प्लस के 2a और b प्लस का ये वाला x² लिख लिया, ठीक है। अब अगर आप इतनी बात समझ पा रहे तो इन्हें तोड़ देंगे। x² 60 का अगर वर्ग आप 60 में करेंगे गुणा तो कितना आएगा? ये वाली 2 जीरो बढ़ जाएंगी, और जब 2 जीरो बढ़ गई तो बताओ आप ये 6 का वर्ग करो कितना आएगा? 36, तो 3600 हो गया, ठीक है। 2 का गुणा ये में करो 2 छंग 12x बराबर x² प्लस 30 का वर्ग करेंगे 900 आएगा, 3 3 9 और 2 जीरो बढ़ जाएंगी। फिर ऐसे 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 2 3 6 60x प्लस x²। क्या इतनी बात समझ पाए? अच्छी बात। हाँ 120 होंगे, ठीक है। 60 दूना 120, ठीक है, बिल्कुल सही बात। और 30 दूनी 60, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। जब इतना सब कुछ हो गया तो हमें करना ये है, इतना सब कुछ हो गया
इसे बराबर को उस तरफ भेज देंगे या इधर इसे लाएं, इसे इधर लाएं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक्स स्क्वायर लिखा, या इसे उधर ले जाओ, उधर ले जाएं इसे, ठीक है। पहले ये वाली पूरी स्टेप लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये वाले नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। फिर ये वाले 60x लिखेंगे तो प्लस के 60x लिख दिया, ठीक है। प्लस का 900 लिखा तो 900 लिख दिया। अब क्या करना है कि जो ये वाला है ये इसे इधर इनके साथ लाएंगे, इनके साथ जब लाओगे तो ये बराबर के इस तरफ था तो इधर आएंगे तो माइनस का होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस के 12x 120x हो जाएंगे या नहीं। ये 36 भी काय होंगे माइनस के, तो 3600 माइनस के भी होंगे, बराबर क्या करना है 0। उम्मीद है आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। 2x स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर में घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। अब ये 60x हैं तो x वाले इधर घटाएंगे तो माइनस के 120 में से अगर 60x घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 60x माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। अब आप 3600 में से 900 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा माइनस का। 3600 में से अगर आप 900 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा 2700 बचेगा। नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो इधर करके देख लो, 3600 ये लिखो और 900 इधर लिखो। 900 जब आप लोगे 2 0 तो आएगी, और यहाँ 16 में से 9 अब जब आप घटा रहे हैं तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, इधर 2 ही बचा, तो इतना हो गया, ठीक है, अच्छी बात। अब इन्हें हमें तोड़कर करना है, ये जो 2700 है, यानी 2700 के गुणनखंड हमें करने हैं, और ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जब जोड़े या घटाएं तो माइनस के 60x बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये 90 हैं, कितने हैं 90, और इसमें से माइनस के 30 कम कर दें तो कितना बचेगा, सॉरी माइनस के 30 हैं और प्लस के 90 हैं, तो कितना बचेगा 60 बचेगा माइनस का, और इनका अगर आपस में गुणा कर दें तो कितना आएगा 2700 आएगा। तो यही करना है, एक्स स्क्वायर हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। आगे जब हम कर रहे हैं अगले स्टेप में, तो फिर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस के 30x और माइनस के 2700 बराबर 0, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से क्या क्या कामन मिल रहा है, x कामन मिल रहा है, तो x माइनस 90, और यहाँ से जब कामन लेंगे तो प्लस का मिलेगा 30 कामन, तो x माइनस यहाँ बचेगा 90 बराबर 0। एक कोष्टक में आपका हो गया x माइनस 90, और एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे एक बार, और एक बार करेंगे x प्लस 30 बराबर 0। जब करेंगे तो x बराबर 90 आएगा, और एक इधर जो आएगा x बराबर माइनस के 30। तो हम माइनस की वैल्यू नहीं मानते, हम मानते हैं कौन सी, प्लस की वैल्यू। और जब प्लस की आपने वैल्यू मानी तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी छोटी भुजा है वो 90 है, क्योंकि ये x मानी थी, और ये वाली 90 और प्लस 30 जोड़ देंगे, 90 30 और कितने हो जाएंगे 120। तो इसकी बड़ी भुजा कितनी है 120। तो यही पूछा था कि उनकी जो अन्य 2 भुजाएं बच्चे वो भुजाएं ज्ञात कीजिए। और अगर आपसे विकर्ण पूछ दे तो आप खूब जानते हैं कि 90 में से फिर 60 जोड़ देंगे, और 90 में जब आप 60 जोड़ेंगे कितने होंगे 150 होंगे। तो यही आपसे पूछा गया है, तो आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं 21वां। 20 में के 2 सवाल थे वो निपट चुके हैं। अब 20वें सवाल के अब इसके आगे हमें पढ़ने हैं 21वां सवाल। तो 21वां सवाल हमें क्या करना है, 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल में 3 सवाल देंगे। इसका फर्स्ट सवाल, पहला सवाल जो दिया गया वो पहला सवाल क्या कहा गया, पहले सवाल में ये कहा गया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं, उनका योगफल 27 है। तो हम इसमें मान 2 संख्याएं हैं, तो उसमें से पहली जो संख्या है, यानी माना पहली संख्या x है, और आप जानते हैं पहली जब संख्या हम x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, क्योंकि अगर इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ रहा है
27, मान लो दो संख्याएं, एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आता है 27। और इसमें से अगर पहली संख्या अगर हमने x मान ली, तो अगर आप दूसरी संख्या निकालोगे तो x उस तरफ जाएंगे, तो यानी कितनी हो जाएगी 27 माइनस x दूसरी संख्या हो जाएगी। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो वही हमने कर लिया। अब जब हमें ये बात पता है कि ऐसा जब हमें दिया गया है तो हम इनके गुणनफल भी तो ज्ञात कर सकते हैं। और गुणनफल में ये बात कही गई है कि इन दोनों संख्याओं का अगर आप गुणनफल कर दें, यानी गुणा कर दें, तो इनका जो गुणनफल आता है वो आता है 182। कितना आता है 182। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? और अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो ये सवाल आप समझो लग गया। इस x का गुणा इधर करेंगे पहले, तो ये 27x होगा। फिर x का इसमें करेंगे तो माइनस के x² होगा, बराबर कितना होगा 182। अब क्या करना है कि ये माइनस के जो x² है ना, हमें किसी तरीके से माइनस ना करके इससे प्लस करना, तो इसमें पूरे को समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे। और आप जानते हैं इस माइनस का जैसे ही गुणा करेंगे तो प्लस का कितना होगा x²। तो x² को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण अगर आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो उसका एक ही मकसद होता है कि सबसे पहले जिसकी सबसे बड़ी ज़्यादा घात होगी, यानी 2 घात होंगी, उसे पहले लिखेंगे, फिर इसके एक घात वाले, फिर अचर पद को, यानी जिसकी घात 0 होती है। अचर पद का मतलब 0 घात हो उस अंक की जिसकी। तो यही चीज़ें देखते हैं। फिर इसके बाद में माइनस के ये 27x हो जाएगा। जो चीज़ माइनस की तो प्लस की हुई, माइनस का गुणा यही होता है। और माइनस का जब बराबर में करेंगे तो माइनस के 182 हो जाएंगे, पूरे समीकरण में कर रहा है। अब ये माइनस को इस तरफ लाएंगे 182 को, x² माइनस के 27x माइनस के 182 बराबर 0, प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब इसे हमें तोड़ना है। 182 को इस तरीके से तोड़ें, जोड़े या घटाएं तो माइनस के 27x होने चाहिए, और गुणा करें तो 182 होना चाहिए। तोड़ते हैं, चलो कैसे तोड़ेंगे। 182 2 से काटेंगे, 2 ने हम 18, 2 1 2, फिर इसे काटेंगे 3 से, 3 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 7 से काटें, 7 1 7, 7 3 21, और ये 13 1 13। अब जानते हो 27, तो 2 7 14 और 13, 14 अगर 13 अगर आप जोड़ेंगे तो 27 आएंगे, और गुणा करेंगे तो फिर 182 होंगे। तो वही करना है, x² माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब इतना अगर समझ पा रहे हैं तो 4 कोष्टक बन गए, इसमें 4 पद बन गए, तो इसमें 2 पदों से कॉमन मिलेंगे। x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 14 आएगा, माइनस यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे माइनस के, तो x माइनस के यहाँ पे आएंगे 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 एक कोष्टक में लिखने हैं, और इधर x माइनस 13 एक कोष्टक में लिख जाएंगे, बराबर करेंगे 0। x बराबर x माइनस एक बार 14 करेंगे और बराबर 0 कर देंगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा 14, इधर भी x बराबर कितना आएगा 13। तो ये 14 13 जो आए हैं, यही इसमें से कोई मान होगा। तो अगर आप जैसे यहाँ पे जो माना था इन दोनों संख्याओं का योग, अगर आप मान लो पहली संख्या 14 है और दोनों का योग कितना है 27 है, दोनों संख्याओं का। अगर इसे 14 मान लें तो 14 में से अगर आप 27 में से अगर 14 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 13 होगी, और आप 13 मान रहे हैं तो 14 होगी दूसरी संख्या, पहली अगर मान रहे हैं। तो इसका मतलब वो संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, 13, 14 होगी। तो इतनी बात ध्यान रखना है, यही आपका क्या है आंसर। तो बता करके लिखना है कि वह संख्याएँ 13, 14 हैं। ठीक है, क्या ये सवाल समझ पाए तो अच्छी बात है। अगली बार अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की गई, और अगर उनके वर्गों का योग कर रहे हैं तो 365 आ रहा है। ठीक है, दो क्रमागत संख्या मानते हैं। तो 21वें सवाल का दूसरा सवाल ये है कि दो क्रमागत संख्या है, तो माना दो धनात्मक
या क्रमागत दो धनात्मक क्रमागत संख्याएं, तो वो संख्याएं होंगी x, x प्लस 1, यही होंगी। अब ये है, अब इनका अगर वर्गों का योग कर दो कितना आता है, 365 आता है भाई। चलो 365 देखते हैं कि अगर एक x है तो इसका वर्ग करो, फिर इसका दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दो, वर्गों का योग कर दो। जब आपने इतना किया तो इनका योग आता है 365। अब अगर इतनी बात आप समझ गए तो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल लग गया। x स्क्वायर करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है, यही हमें करना है। तो यहाँ जब खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बना ही रहेगा प्लस के 2ab। अब a का मान x है तो x कर देंगे, और b का मान 1 है तो 1 का 1 में करेंगे, इतना ही तो आएगा। बराबर क्या करना है, 365 लिख सकते हैं, ठीक है। एक x स्क्वायर ये और एक x स्क्वायर ये, कितने x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर। ये 2x है ना, इधर लाओ, प्लस का 2x हुआ और प्लस का ये 1, क्योंकि ये चर पद बाद में लिखते हैं। और 365 अगर उस तरफ है तो इधर लाएंगे तो माइनस के 365 होगा जाएंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस के 2x, और जब इन्हें प्लस में से 365 में से ये घटाएंगे तो माइनस के आएंगे 364 बराबर 0। अब आप जानते हैं इसमें से 2 कॉमन मिले तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अच्छी और बात रहेगी। जब 2 कॉमन ले रहे हैं आप तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस का x बचेगा, यहाँ जब 2 कॉमन लोगे 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब ये 2 उस तरफ भेज दोगे तो बराबर में जाएगा 0 है तो हो जाएगा ये भी। तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस 132 ही तो आया, बराबर 0 कर सकते हैं। अब जब 132 आया तो इसे ऐसे तोड़ सकते हैं कि जब जोड़ें या घटाएं तो एक बचना चाहिए, और गुणा करें तो 132 को ऐसे तोड़ना है कि जब जोड़ें या घटाएं तो एक बचना चाहिए, और गुणा करें तो 132। तो ऐसे तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर प्लस के 12x और माइनस के 11x और माइनस के 132 बराबर 0। जब इसे किया तो x प्लस 12 अगर है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, और x कॉमन लिया तो x प्लस 12 बचा, और इधर माइनस के 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा बराबर 0। x प्लस 12 एक कोष्टक में करेंगे और इधर फिर क्या करेंगे, x माइनस 11 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर एक बार 0 करेंगे और x माइनस 11 बराबर एक बार 0 करेंगे। तो x बराबर यहाँ पे माइनस के आया, x बराबर यहाँ प्लस के 11 आया। तो ये वाली वैल्यू नहीं मानते हैं, प्लस वाली वैल्यू मान लेंगे। तो यानी पहली जो संख्या है वो 11 है और दूसरी संख्या 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12। तो लिख देंगे अतः वो संख्याएं कौन सी हैं, क्रमागत। अतः धनात्मक या क्रमागत धनात्मक संख्याएं 11, 12 हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, अच्छी बात, सवाल ये समझ में आया। तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। देखें, इक्कीसवें का तीसरा सवाल है, और 21वें के तीसरा सवाल ये कह रहा है, कुछ नहीं इस सवाल में समझना है और कुछ नहीं करना, कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। दो संख्याओं में से अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो 180 उसका रिजल्ट आता है, यानी उत्तर आता है। तो इन्होंने कहा है, कुछ शर्त दी गई कि छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले हम संख्या मानेंगे और मान लेते हैं छोटी संख्या कुछ है, तो माना छोटी संख्या x है। तो इन्होंने वही बात कही कि जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या का वर्ग करो। ये सवाल में कहा गया है, छोटी संख्या का वर्ग करो। तो छोटी संख्या का वर्ग, और जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना। गुना का मतलब गुणा, ठीक है।
तो अगर यहाँ से आप बड़ी संख्या निकालना चाहें तो बड़ी संख्या क्या निकलेगी? बड़ी संख्या निकलेगी x² बटे 8, यही तो निकलेगी भाई, बटे में जाएंगे 8। ठीक है, अब आपको छोटी भी संख्या पता है और ये बड़ी भी संख्या पता है, तो इसमें कहा क्या गया, इन्होंने कह दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो इनका वर्ग करेंगे। अब ये वर्ग हो गया, ठीक है, ये x²। अब आप ये देखो, अब आप इतनी बात अगर समझ पाए तो अच्छी बात है। अब इसने जो सवाल में कहा वो में देखना है कि दोनों संख्याओं का वर्ग करो। अब दोनों संख्याओं का वर्ग का मतलब बड़ी संख्या वर्गों का अंतर। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या ये है x² बटे 8। अब इस फिर क्या कहा है? दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर मतलब स्क्वायर। अंतर है या योग? क्या? हाँ अंतर है, ये सॉरी अंतर ही है। अंतर का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या का घटाना। अब छोटी संख्या क्या मानी थी? x, तो उसके वर्ग करो, अंतर करो, 180 आता है। ठीक है, अब जब इसको करोगे तो ये x का कितना होगा? आते 4 हो जाएंगी, और ये 8 का वर्ग कितना होगा? 64। इधर माइनस x² है बराबर 180 है। ठीक है, 64 का गुणा इस तरफ करेंगे तो x का 4 आएगी, और इधर माइनस के कितना आएगा? 64। x² पूरे के बटे 64 बराबर 180। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अच्छी बात अगर समझ पा रहे हैं। तो अब आगे देखो सवाल क्या है। x⁴ माइनस 64x², और जब इधर गुणा आप करेंगे बराबर में 64 का इसमें, तो 180 ये लिखे गुणे 64 करेंगे। आप जो 64 जैसे ही आप गुणा कर रहे हैं 18 का गुणा 64 में करोगे तो जानते हो x² माइनस 64x² और 180 का गुणा 64 में करें तो इसका मतलब होता है 18 का गुणा चलो करोगे 18 चौक 72, 72 की 2 हासिल 7। फिर 18 छंगा 18 चौक 72, 18 छंगा 108, और 108 में जोड़ेंगे कितना? 7। तो 8 7 15 होंगे। ठीक है, 8 7 15 हो गए, और ये तो 11,520 आ जाएगा, और बराबर क्या करना है? 0। और इसे जब आप कर रहे हो तो भाई इसे ऐसे तोड़ना है कि 11,500 में 520 में जोड़ें या घटाएं तो 64 बचना चाहिए, और गुणा करें तो आना चाहिए 11,520। तो इसे ऐसे करेंगे x⁴ माइनस के 144x² और प्लस के 80x²। अगर आप इतना करोगे तो इतना ही आएगा, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 और 3, हाँ इतना ही आएगा। और माइनस के 11,520 बराबर 0। इनमें से कॉमन लेना है x², तो यहाँ बचेगा x² माइनस के 144, इधर प्लस के लेना है 80 कॉमन, तो x² माइनस के बचेगा 144 बराबर 0। और अब इसे करना है x² माइनस 144 बराबर 0 एक कोष्टक में, सॉरी एक, और दूसरा करना है x² प्लस के 80 बराबर 0। अब x² माइनस के 144 बराबर 0 एक बार करेंगे, और इधर x² प्लस 80 बराबर 0 करेंगे। तो x² बराबर जब करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 144, और x² जब आएगा तो 80 आएगा माइनस का, जो कि ये वैल्यू किसी कीमत में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये माइनस की है और ये हो सकती है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर स्क्वायर इस तरफ है तो ये जाएगा उधर रूट में चल जाएगा, तो ये 12 का वर्ग है तो वर्ग से रूट कैंसिल, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 12। और जब प्लस माइनस 12 आया तो इसका मतलब छोटी संख्या या तो माइनस की 12 होगी और या प्लस की 12 होगी। अगर जब हम संख्या निकालेंगे
जैसे ये अगर पता होगी तो अगर आप बड़ी संख्या निकालोगे यहाँ से, छोटी संख्या पता होगी या तो माइनस की 12 होगी या प्लस की 12 होगी। बड़ी संख्या निकालना है तो एक बार यही करेंगे, जब बड़ी संख्या निकालोगे, बड़ी संख्या का मतलब यही तो है, बड़ी संख्या का मतलब है कि x² बटे 8, और बड़ी संख्या का जब 12 गुणे 12 करोगे तो 144 आएगा बटे 8 है, तो 8 से काटोगे, ये 4 से कटे, 2 बार 2 चाकू, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, वैसे जब काटोगे तो 6 बार के 6 18 आएगा। और जब माइनस की रखोगे तब भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो यानी यही होगा, तो -12 होगा या 18, या 12 प्लस का होगा या 18, ये संख्याएं होंगी दोनों में से कोई न कोई। तो ये सवाल आपका हल हो गया, 21 सवाल। क्या इतनी बात समझ पाए? अच्छी बात, अगर ये बात समझ पाए, ठीक है। तो अगला सवाल फिर देखते हैं। तो बताओ अगला सवाल क्या है, देखते हैं। इसमें यह कहेगा कि कुछ बर्तन निर्माण किए जाते हैं, तो अभी हमें पता नहीं है तो हम अभी मान लेंगे। माना कुटीर उद्योग में बर्तनों निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मान लें, ठीक है, x है। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब इसने जो सवाल में कहा उस सवाल को मैं ध्यान से समझना है। उस सवाल में ये कहा गया है कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की लागत क्या है, निर्माण लागत क्या है, यानी तो प्रत्येक नग की हम देखेंगे, प्रत्येक नग की लागत इन्होंने ये कहा कि जो भी बर्तन बनते हैं उसका दोगुना निर्माण लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन जो बर्तन निर्माण हुए और उस दिन बर्तन कितने निर्माण हुए, x माने अभी, तो उसके दुगने, तो यानी x का दुगना क्या होगा 2x, दुगने से 3 अधिक है। ये प्रत्येक एक नग की कीमत है। नग आप समझ रहे क्या होता है? नग का मतलब एक बर्तन, नग किसे बोलते हैं? एक बर्तन को बोलते हैं। अब उस एक बर्तन की कीमत के बारे में बात की गई है। बात अब इतनी क्लियर हो गई? अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं अच्छी बात है। ये एक नग की कीमत है, ठीक है। अब आगे देखो क्या सवाल में कहा गया। हम यहीं से सवाल को तोड़ तोड़ के समझेंगे, एक बार में नहीं समझ सकते। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो उसने कहा कि यदि ये जब कंडीशन बनी तो उस दिन कुल निर्माण कितने बर्तन, कुल निर्माण लागत कितनी हुई 90 रुपये, यानी 90 रुपये खर्च हो गए। अब हमें एक बात ये बताओ कि जैसे एक अगर आप बर्तन खरीदने गए तो उसे कितने पैसे देने होंगे? इतने देने होंगे। प्रत्येक नग की कीमत कितनी है? इतनी है, 2x + 3। अब हम आपसे कह दें कि उस दिन बर्तन कितने बने थे? x बने थे, तो x बर्तनों की लागत कितनी होगी? हैं? वो तो 90 रुपये सवाल में दिए गए हैं। अगर हम आपसे कह दें जैसे कोई चीज़ है 10 रुपये की मिल रही, ठीक है, और वो चीज़ें कितनी है? मान लो कि चीज़ें 20 हैं, तो कितने रुपए की होंगी? एक मतलब चीज़ मिल रही है कितने रुपए की? 10 रुपए की, और चीज़ें कितनी हैं? 20, तो कितने रुपए के होंगे? 20 चीज़ें जब खरीदेंगे 200 रुपये। क्या किया? गुणा किया इसमें। ऐसे इसमें एक बर्तन की या एक नग की कीमत कितनी है? इतनी, ठीक है। तो हमें ये बताओ बर्तन निर्माण उस दिन कितने हुए? x। तो इन x बर्तनों की कीमत क्या होगी? 2x + 3 और इंटू x, यही तो होगी। और इसका टोटल रिजल्ट दे दिया कितना? 90 सवाल में। बस आपका सवाल हो गया 90 रुपये। अब इन्हें हल करेंगे। 2x का 2x में करें कितना आएगा? 2x का x में करें 2x
और इस 3 का आप गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3x, और 90 उधर है तो इधर आएंगे काहे होंगे बराबर। अब आप जानते हैं 2 का गुणा इधर करते हैं कि नहीं करते हैं, कितने हो जाएंगे 100। अब 180 को ऐसे तोड़ना है, जब जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए 180 नहीं 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3, और गुणा करें तो 90 आना चाहिए। ऐसा कोई है जो 180 का गुणा हम करें जब कितना आना चाहिए 180। तो अगर आप तोड़ना चाहें तो 180 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 से काटेंगे 90 आएंगे, फिर यहाँ कितना आएगा 45, 45 के बाद फिर इसे 5 से 3 से काटेंगे, 3 एक 25 15, 2 दूनी 4 और 4 तीयों, और 15 में अगर 12 आप घटा रहे हैं तो कितना आएगा 3। तो यही तुम्हें करना है, तो 2x² यहाँ लिख दें, प्लस के क्या करें 15x और माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। और आपने जैसे यहाँ किया तो यहाँ से बताओ क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, यहाँ 2 कहाँ है यहीं, यहाँ इन दोनों पदों से x कॉमन मिलेगा, 2 यहाँ कहाँ है, तो 2x प्लस कितना बचा 15। अब माइनस, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन मिलेगा, 12 कॉमन मिल ही नहीं सकते, यहाँ से 6 कॉमन मिलेंगे, 6 जब कॉमन लोगे माइनस के वो भी, तो यहाँ 6 दूनी 12 बचेगा, 2x बचा ठीक, और 6 का भाग आप इसमें दोगे तो 6 एकन प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्यों माइनस काम ले, और बचे कितने 3 बचे 3, 30 हो गए 6 पंचे। अब ये कोष्टक सेम बन गया, तो 2x प्लस बराबर इधर क्या नाम है कोष्टक ये बन गया, और अब जो बचा x माइनस 6 बराबर 0। तो अगली बार हमें क्या करना है, अगली बार हमें करना ये है कि 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे, और इधर x माइनस 6 बराबर क्या करेंगे 0। तो जब 2x बराबर निकालोगे तो 15, और x बराबर निकालो 15/2, इधर x बराबर कितना आएगा 6। अब आपने x बराबर कितना माना था, मतलब x क्या है, ये किसकी वैल्यू निकली, ये बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी थी x, और x का मान कितना आया 6, यानी उस दिन बर्तन कितने निर्माण किए गए थे 6 बर्तनों का निर्माण हुआ था। अब जब 6 बर्तनों का निर्माण हुआ, आप समझो 6 बर्तनों का निर्माण, तो एक नग की कीमत क्या होगी, एक नग की कीमत क्या होगी, तो एक नग की यही तो है कीमत। तो यहाँ पे आप रखोगे 6 दूनी भाई 2 गुणे 6 दूनी 12 करोगे, प्लस 3 जोड़ दोगे, कितना आएगा 15। तो प्रत्येक नग की कीमत 15 रुपये है, और 6 है तो इसलिए 15 छक्का 90, उसमें यही कहा गया 15 छक्का 90। जितने बर्तनों लागत की तो उसका कितनी लागत थी 90 रुपये, जो बर्तन निर्माण उस दिन हुए थे। तो आप इतनी बात समझ पाए, तो समझ पाए, अच्छी बात, इसे नोट करो। तो लिख देंगे प्रत्येक, या ऐसा करें बर्तनों के निर्माण, बर्तनों बर्तन किए गए, बर्तन निर्माण किए गए, और प्रत्येक नग की कीमत है, नग की कीमत या लागत बात एक ही है 15 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या है, देखो सवाल ध्यान से, सवाल देखो, सवाल देखो, किताब में सही से हम पढ़ रहे, साथ साथ में तुम्हें भी दिमाग लगाना है। कहा गया एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है, ठीक है, चलती तय करती बात एक ही है, ठीक है। फिर कहा यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा 48 मिनट में कम समय लगता। तो यात्रा में कितने समय कम लगता, कब लगता, जब उसने 5 किलोमीटर और अपनी चाल बढ़ा दी, यानी अधिक कर दी। तो इसने कहा रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की
प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। और रेलगाड़ी ये पता है कि दूरी कितनी तय करनी है उसे, 360 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि चाल हमसे पूछ दी भाई, क्या पूछ दी, चाल हमसे पूछ दी गई है, तो प्रारंभिक चाल हमसे बताना है। तो देखो 23वां सवाल है, जो जो हमसे कहा गया भाई साहब करेंगे, मजबूरी है मेरे आगे, क्या करें। 23वां सवाल है, और उस 23वें सवाल में सबसे पहले आपको जानना है कि चाल और दूरी और समय में क्या संबंध होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और हम कहते हैं अगर आपसे कि हमें कुछ नहीं दूरी बराबर बताओ, तो क्या होगा, चाल गुणे समय। अगर गुणा करेंगे समय का तो फिर क्या निकलेगा, दूरी। ये आपके 3 फार्मूला हैं जो आपको रटने हुए चाहिए, ठीक, रटे होने। अब इसने अगर चाल की बात करी तो चाल हमें क्या पता है रेलगाड़ी की, नहीं पता तो हम भाई मानेंगे। तो माने क्या माना, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि एक रेलगाड़ी है, कौन है, रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, ये और ये यहाँ से चलना स्टार्ट करी, यहाँ से और ये चलेगी यहाँ तक, मान लो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ तक आएगी भाई साहब। इसे कहते हैं ट्रेन। क्या कहते हैं, ट्रेन भाई साहब, जिसे हिंदी में कहते हैं रेल गाड़ी। तो यहाँ से ये चलेगी तो इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वो भी समान चाल से, ये बात इन्होंने कही है। अब हम अगर आपसे पूछें कि ये इस चाल से जाएगा और ये इतनी दूरी है, तो इसे समय कितना लगेगा, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी गई, 360 बटे चाल कितनी दी गई, x। भाई इतने तो समय लगेगा। अगर यहाँ से ये यहाँ तक यात्रा करेगी, 360 दूरी है और चाल इतनी है, तो इतनी यात्रा करेगी। लेकिन इसने सवाल में आगे फिर कुछ कहा, और कुछ ये कहा कि पहले जो चाल चल रहा था जिससे, उसमें ऐसा करो कि 5 और स्पीड ज़्यादा कर दो। बाद में क्या करा, x थी तो x अब कितने करनी है, चाल, तो जब अधिक करी तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज़्यादा बढ़ा दो। तो आप ये बताओ, और जब आप बढ़ाओगे ना तो उसमें क्या होगा कि 48 मिनट, कितने मिनट, 48 मिनट कम लगेंगे, और 48 मिनट में दिए गए, जबकि समय में किस में निकालना है, घंटों में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर की बात की गई और किलोमीटर प्रति घंटा की, तो घंटे तो निकालना है। तो 48 मिनट को हम घंटा में अगर बदलेंगे तो जानते हो कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ बटे करेंगे, अब इन्हें हम काटेंगे तो 12 से काट सकते हैं, 5 चौक कितने होते हैं, 48, 12 पंचे, यानी इसका जो समय आएगा घंटों में तो 4/5 आएगा। कितना आएगा, पहले जो यात्रा तय कर रहा था मतलब, तो उसमें चाल बढ़ा दी x प्लस जो भी चाल से जा रहे थे, तो सॉरी 4/5, ठीक है इतना। तो इतनी जब इन्होंने की तो उसमें कम लगने ही लगी, कम का मतलब जानते हो, माइनस। तो 360 जब उसने यात्रा करी और चाल बढ़ा दी कितनी, x प्लस मतलब 5 कर दी, पहले इतनी थी, तो उसमें इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा कि ये इतनी समय लेने लगा, कम, इतना समय, जो भी समय होगा उससे इतना कम समय लेने लगा। क्या इतनी बात समझ गए। अब आगे कुछ नहीं करना है, अब इसका गुणा इधर करना, इसका गुणा इधर करना, ऐसे तो करते थे, करेंगे भाई। अब आप ये बताओ, इनका लासा लेके हल करोगे, कैसे हल करोगे, तो इसका इसमें ऐसे करें तो यहाँ से क्या होगा, 360 x, ठीक है। अब आप जानते हो ये माइनस ही तो है, इस 5 का गुणा इधर करें कितना होगा,
माइनस है तो माइनस से टकराना तो पड़ेगा, नहीं सॉरी x प्लस 5 का इधर गुणा करेंगे, अब ये भी प्लस ही है तो भाई साहब अब क्या करना है, 5 का करो गुणा, इधर 0 होगा, 5 जगह 30 होगा, फिर 5 दियो 15 हो गया, 15 में 3 तो 18 हो गए। ठीक, अब इस x का इधर गुणा करोगे तो माइनस के 3 तो 60x होंगे। अब आप जानते हैं इतना जब हल हो गए तो पूरा के बटे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, कितना आएगा 5x बराबर 4/5। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब आप जानते 360x से प्लस के हैं और ये माइनस के, तो चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, जो बचा है 5 का गुणा 1800 में करेंगे तो 18 पंचे कितने होते हैं, 18 पंचे 18 है, ये 8 नहीं है, 18 पंचे नहीं जानते हो, वाह। और इसका गुणा जब करोगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, फिर अब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 × 20x, समझ गए? इसे ले जाओ उस तरफ, तो अगली बार होगा 4x स्क्वायर प्लस 20x और ये माइनस के आ जाएंगे कितने 9000। ठीक है, अब आप चाहो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 20 कॉमन लेना चाहें तो मिल सकते हैं, 4x स्क्वायर है, 4 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बता 4 पंचे 5x बचा। यहाँ से जब आप 4 कॉमन लोगे तो 4 एकन 4 बचा, कितना 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 1 बचा, 4 पंचे 4 दूनी फिर करो 8, 4 दूनी 8। ठीक, इसके बाद में कितना बचा 20 बचा, 20 2 बचा ना, 20 हो गए, 4 पंचे भाई इतना आया, बराबर क्या करना है 0, इधर भी बराबर 0 करना था। ठीक है, अब ये 4 उधर जाओगे तो बचेगा तुम्हारा यही तो बचेगा x स्क्वायर और ये तो समझी गए, x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 2250 बराबर 0। अब इन्हें हमें तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है 2250 को कि जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं, तो कितना आना चाहिए 5x और गुणा करें तो 2250। तो आप कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं देख से लेते हैं कैसे करेंगे। 2250 भाई साहब करो, 2 से काटोगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे। अब ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप इतना जानते हैं 3 से तो कट ही जाएगा, 3 त्रिका 9, कितने बचे 2, 22 हो गए, 3 सत्ते 53। और आप जानते हैं कि 3 से फिर कट सकता है, 3 एकन 3, 3 दूनी 53, लेकिन अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। हाँ, फिर 4 इसे अब काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी और 2 बचे 55, फिर 55 5 एकन। अब आप इसे ऐसे करो, 3 कितना बचना चाहिए 5, 2 छतियाँ 18, छतियाँ 18। ठीक है, 18 पंचे 90 तो गलत हो जाएगा, 55 25 और 25 पंचे 125। तो ऐसा करो 2 इधर करो 2 6, 6 पंचे 30 का, इतनी बात समझ पाए। और 55 25 25 75 गलत हो गया। फिर करना है 3 त्रिका 9 और 9 पना 45 हो गए, 55 25 75, तब भी नहीं बन रहा। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, ना बनाओ, बनाने तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखेंगे तुम्हें भी। हैं क्या 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 25 ऊपर 2 तो करेंगे तो 25 गुना 50 होते हैं, 25 25 गुना 50, 25 25 दूना 50, 5 दिए 15, 15 दिए 45। ठीक है, 50 और 45 बन जाएगा, 55 25 25 दूना 50 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 पना। अच्छा समझ गए, ठीक है हो गया। चलो अच्छी बात, इसे हो गया तो अच्छी बात है। x स्क्वायर प्लस के 50 x और माइनस के 45 x माइनस के 2250 बराबर 0। ये 50 हैं भाई साहब,
कोई भी ऐसा ना समझे कि ये कुछ लिख दिया, क्योंकि हम 5 ऐसे ही बना पाते हैं। अब आप जानते क्या, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 45, तो यहाँ बचेगा x प्लस 50 बराबर 0। अब एक कोष्टक में क्या करना है और एक में बराबर। अब आप जानते हैं x प्लस 50 बराबर एक बार 0 करेंगे, समझ रहे हो, और एक बार करेंगे x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या करेंगे -50, और इधर करेंगे x बराबर माइनस के प्लस के। अब आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू नहीं मानेंगे क्योंकि ये माइनस के और इधर, तो ये वाली मान लेंगे। तो बताओ इसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतनी बात समझ पाए हो? तो हम लिख देंगे कि अतः रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल थी वो कितनी थी, अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी रफ्तार से गई थी। हाँ समझा देंगे, नोट कर लो भाई साहब। 24वां सवाल देखो, यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, कितनी, 5 वर्ष छोटी हो, जो भी उनकी थी आयु, वास्तविक आयु, तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? मान लो यार पहले बार में तो वो 5 या कम दो और तो जो गया क्या इस सवाल को लगवाया जाए? तो इस सवाल के बारे में समझ गए हो? 23वां सवाल है, 24वां, सॉरी 24वां है, ठीक है 24वां है। यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी थी, यहाँ वास्तविक आयु का मतलब समझ रहे हो, वर्तमान जो आयु थी, अगर वो उससे कितनी छोटी होती, 5 वर्ष, यानी माइनस में वो कह रही है, ऐसी बात कल्पना कर रहे हो, तो पहले हम मान लें कि माना वास्तविक चाल या माना वर्तमान चाल, माना जेवा की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु को ही तो वास्तविक बोल सकते हैं। वर्तमान जेवा की वर्तमान आयु कितनी मान लें, x वर्ष, ठीक है, तो x वर्ष है। अब इन्होंने कहा है कि यदि वही जेवा जो है वो 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। यानी जब जेवा 5 वर्ष छोटी होती अपनी वास्तविक आयु से, तो यही तो होती x माइनस 5 जब छोटी होती, ठीक है। तो उसकी जो आयु है उस आयु का वर्ग, तो उसकी जो भी आयु है, कितनी आयु है, उसकी आयु का वर्ग, उसकी आयु का क्या करना है, वर्ग, तो उसकी आयु का वर्ग कर दो। 5 वर्ष जब छोटी थी तब का वर्ग उसकी वास्तविक आयु, उसकी वास्तविक आयु कितनी है, x 5 गुने से 11 हैं, होश में रहो, होश में, चुप रहो। तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, वास्तविक आयु उसकी कितनी है, और उसके 5 गुने से 11 अधिक है, ये बात कही गई, समझ रहे हो। जो भी वास्तविक है उससे 5 गुना से 11, अब इसे खोलो, x स्क्वायर प्लस के 25 और माइनस के 2a और b बराबर 5, x प्लस 11 भी देख रहे सवाल लग रहा है या नहीं लग रहा, x स्क्वायर, क्योंकि सवाल में थोड़ा डाउट बढ़ गया है। इसका गुणा इसमें करो, 2 पंचे x
और प्लस 25 माइनस के 5x इधर आएंगे, और इधर प्लस के जो 11 है तो इधर आएंगे काय होंगे बराबर 10x में से 5x घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे 15x हो जाएंगे। और ये 25 में 11 घटाओ, 25 में आप 11 घटाएंगे 25 में 11 वाह 25 में 11 घटाओगे 4 बचेंगे वाह। मतलब क्या है 14 बचेंगे बराबर 0। तो बताओ कर सकते हैं क्या इसे कर सकते हैं क्या, इसे कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं 15 एकन 14 माइनस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और इसमें कितना जोड़ दें 1x जोड़ दें तो 14 एकन 14, लेकिन माइनस में ये जोड़ रहे हैं माइनस के 14 फिर माइनस 14 यहाँ प्लस के 14 होने, यहाँ प्लस के 14 हैं सॉरी प्लस एक तो है 14 बराबर 0 प्लस के 14 और अब क्या करें 0 तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा x माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा प्लस के माइनस के 14 बराबर। तो जब इसे किया तो x माइनस 14 एक कोष्टक में लिखेंगे, एक कोष्टक में x माइनस बराबर। तो इधर जब करेंगे तो क्या आएगा कोई बता सकता है x माइनस 14 बराबर 0 कर दें x माइनस 1 बराबर, तो x बराबर कितना आएगा x बराबर कितना आएगा। तो ये बताओ यही वाली वैल्यू तो मान सकते हो, 1 वर्ष छोटी होगी तो फिर 5 वर्ष और घटाएंगे घट जाएंगे तो 14 वर्ष होगी जहाँ तक है। तो देखो इसकी आयु कितनी दी गई जेबा की, जेबा जे भी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है अच्छी लगी क्लास तो इसे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें साथ साथ में, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।